नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2008 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत इनमें से किसका सदस्य है? पहला है एशियाई विकास बैंक, दूसरा है एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग और तीसरा है कोलंबो प्लान, चौथा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2 और 4, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा 1, 2, 3 और 4। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप सभी को पता होगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके परिणाम भी जारी हो चुके हैं। इस बार का जो परिणाम आया है, इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा पार करना जरूरी है। जिस भी पार्टी को जो भी पार्टी इस आंकड़े को पार करेगी वही बहुमत से और निर्विरोध रूप से सत्ता में आ सकती है। लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हम अगर देखें तो इस बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत से वोट नहीं मिले हैं। तो आइए देखते हैं किस पार्टी को कितनी वोटें मिली हैं। तो आपको बता दें कि 240 सीट बीजेपी को मिली है जो पहले नंबर पर है, वहीं 99 सीट कांग्रेस को मिली जो एक नंबर से कम होकर 100 सीट उसे भी मिलती, और 37 सीट सपा को मिली जो समाजवादी पार्टी है, और वहीं 29 सीट तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी पार्टी उसे इतनी सीटें मिली। अगर हम पिछले चुनाव को देखें जो 2014 से लेकर 2019 तक जो भी चुनाव हुए लोकसभा के, उनके अगर हम आंकड़े देखें तो बीजेपी जो पार्टी थी उसे पूर्ण रूप से बहुमत मिला था। भले ही वह एनडीए के साथ सरकार लेके बनाई थी, एनडीए के साथ बनी थी, लेकिन फिर भी उसे पूर्ण रूप से बहुमत मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी भी जो पार्टी उसे 240 पे ही रुक गई है, उसे पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को जो है बहुमत प्राप्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस बार आप देखेंगे कि विपक्ष की जो पार्टी है, जो भी है पार्टी जिसका गठबंधन था, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मजबूत देखने को मिल रही है। और हमारे लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें विपक्ष का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष जब मजबूत रहेगा तभी लोगों की बातें अच्छे से सुनी जाएगी। कोई भी जो भी पार्टी सत्ता पर रहेगी वो अपने आप मनमाना ढंग से कोई कार्य नहीं करेगी। बैठक में मोदी के नेतृत्व पर सहयोगी दलों ने लगाई मुहर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू भी रहे मौजूद। शनिवार रविवार को मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर ले सकते हैं शपथ। समर्थन की चिट्ठी के साथ मोदी राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। और अजग के सहयोगी दलों ने मोदी के नेतृत्व के 10 वर्षों में हुए कार्यों की प्रशंसा की। जल्द ही मोदी के नए मंत्रिमंडल सहयोगी दलों की भागीदारी के फॉर्मूले को दिया जाएगा अंतिम रूप। और पीएम जो नरेंद्र मोदी उन्होंने अपना जो इस्तीफा पत्र था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। ये एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है वो उन्होंने इसी तरह किया, क्योंकि आपको पता है भी किसी भी नए सभा का चुनाव मतलब उद्घाटन करने से पहले, किसी भी नई लोकसभा का गठन करने से पहले, नई सरकार का शपथ लेने से पहले अपने मंत्रिमंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सौंपना एक ही समान प्रक्रिया होती है। और 17वीं जो लोकसभा है 17 जून तक चलेगी। उसके बाद जो 18वीं लोकसभा है वो अपने कार्य फिर से शुरू हो जाएगी, उसका कार्यभार फिर से शुरू हो जाएगा। फिर मोदी सरकार बनती देख संभला बाजार, सेंसेक्स 2300 अंक बढ़ा, 74,382 स्तर पर जाकर बंद हुआ था बीसीआई का मानक सूचकांक। और एनएसई का निफ्टी का 735 अंक बढ़कर 22,600 का पार पहुंचा। अगर हम सेंसेक्स को देखें कि पहले ये बढ़ा, बाद में नीचे गिरा, उसके बाद ये संभल गया। इसका मतलब यह है कि जब आप देखेंगे कि जब एग्जिट पोल जारी हुआ था तो सेंसेक्स जो लगातार सबसे ऊपर बढ़ गया था। बाद में जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए कि बाद में मतलब चल रहा था कि कौन सी सरकार सत्ता पे आएगी, क्या आएगी, क्योंकि आप देखें किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था, शेयर बाजार काफ़ी मार्केट नीचे डाउन हो गए थे। उसके बाद जब पता चला कि फिर से मोदी की सरकार सामने आ रही है बन के, उसके बाद लगा फिर से सेंसेक्स कुछ मात्रा में बढ़ गया है। अब इसी देख रहे हैं कि थोड़ा सा समझ चुका है। INDI ने खुला रखा सरकार बनाने का विकल्प।
विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा कि सही समय पर उठाएंगे उचित कदम। नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति ही नहीं बल्कि नैतिक हार भी है। सोनिया, राहुल, अखिलेश, शरद, स्टालिन समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शिरकत रहे, बैठक में शामिल रहे। अब देख रहे हैं कि विपक्षी दल का भी सामने आ चुका कि वो भी पार्टी सत्ता पे नहीं, क्योंकि उसको भी देखें कि पूर्ण रूप से उसको बहुमत नहीं मिला। भले ही गठबंधन इन सभी पार्टियों का था, लेकिन टोटल मिला के इनको भी 234 सीटें ही इनको पूरी मिली थी। अरविंद केजरीवाल को नहीं बढ़ी अंतरिम जमानत। अवधि बढ़ाने की मांग की थी, कोर्ट के याचिका खारिज हो गई और 19 जून तक बढ़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत। और अन्य दलों की तरह जगह पाने के हकदार हैं आप भी। जो आम आदमी पार्टी है, हाईकोर्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी कार्यकाल के जरिए भूमि आवंटन की आम आदमी पार्टी की मांग दिल्ली हाईकोर्ट में समर्थन किया है। आपको पता ही होगा कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल ने अब काई नीति घोटाले मामले में और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। वे आपको राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी खबर मिलेंगी। लोकसभा के जीत में उत्साहित भाजपा की नजर विधानसभा चुनाव पर। दिल्ली की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल मान रही है पार्टी। आप सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक तरीके से उठाएगी। आपको पता होगा दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें और 7 लोकसभा सीट में बीजेपी इस बार भी जीत हासिल की। इस बार भी वो बहुमतों से मिला है। कहीं भी लेके देखने चल रही चर्चाएं। 3 सीट से 3 अंकों का सफर। भाजपा की पूर्वी भारतीय जनसंघ से पहले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी, 2 बंगाल में और 1 राजस्थान में। जनसंघ की सबसे अधिक 35 सीट और 1967 में चुनाव में हासिल की थी। उस समय भी दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के अध्यक्ष थे। अब देख रहे हैं कि आपको पता है 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी भले ही एक एनडीए का गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त था। पूर्ण रूप से बहुमत उसे प्राप्त था, तो इससे ये क्या होता है, वो भी कोई फैसला अगर वो लेती है तो उसका फैसला सही माना जाएगा और उसमें कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी। और इस बार की जो सरकारें बनी है, इस बार गठबंधन की सरकार बनी, आप लोग को भी पता होगा गठबंधन की सरकार बनने से ये होता है कि मतलब इससे कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अगर हम गठबंधन सरकार के गुण देखें, इसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। तो सबसे पहले हम गुण देखते हैं। गठबंधन सरकार और राजनीतिक सरकार की मनमानी पर लगाम लगाती है, अर्थात निरंकुश शासन का भी संभावना कम रहती है। इसी सरकार में एक ऐसे दल का प्रभुत्व अथवा दबदबा नहीं कमी आती है और इसी कारण संभव हो पाता है कि मतलब किसी एक पार्टी का दबदबा सत्ता पर नहीं होता जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं। तो गठबंधन के सभी सदस्य निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होते हैं और निर्णय अधिक संतुलित भी होते हैं। अगर वही हम अब देखें कि गठबंधन की सरकार के कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, तो आप सबसे पहले यही होता है कि जो सरकारी होती है, जो सरकार बनती है वो अस्थिर होती है। आप अगर भारत के इतिहास का देखें कि जब जब भी गठबंधन की सरकार पहले बनी है, अगर हम देखें कि 1977 के बाद जब भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं तो लेके कभी 13 महीने के लिए, कभी कुछ साल के लिए ऐसे सरकार चली आ रही थी। उसी पे बातें हो रही कि ये सरकार अस्थिर होती हैं, प्राय अल्पजीवी होती हैं। गठबंधन सहयोगों के बीच नीतिगत अगर भेदभाव के चलते इसका पतन भी हो जाता है। कभी कभी ये होता है ना कि इस पार्टी को तो मतलब जो भी कानून आता है इसको कभी एक पार्टी का सहमत दिखेगा तो कभी दूसरी पार्टी उस पर सहमत नहीं होगी। उसी पे लेके काफ़ी ज़्यादा पार्टी में नीति का विभेद भी देखने को मिलते हैं। तो यही होते हैं गठबंधन सरकार के कुछ गुण और दोष। अब आपको पता होगा जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना क्या मतलब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। बाइडेन पुत्र समेत 75 से ज़्यादा वैश्विक नेताओं ने दी बधाई। मालदीव के राष्ट्रपति ने बधाई देकर मिलकर काम करने की जताई है आशा। लगातार तीसरी बार आम चुनाव में विजयी होने पर पीएम मोदी को मिली थी शुभकामनाएं। अब देख रही है एक औपचारिक होता है कि कोई भी अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी बनता है, तो उसे एक औपचारिक जो भी समान प्रक्रिया होती है उसे अपनाई जाती है। क्या अभी कुछ दिन पहले कुछ और देशों में राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई, क्या आप लोग उनके नाम बता सकते हैं? अभी आप देखेंगे कि मैक्सिको में पहली महिला नियुक्ति हुई है, उसका नाम क्या है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और अभी आज जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ भी एक अल्पसंख्यक ब्रिगेडियर के रूप में एक महिला को नियुक्त किया है और वो अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? इन सब नाम आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और फिलिस्तीन के भी नए प्रधानमंत्री के रूप में कोई चुन के उनके भी नाम कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देख रहे हैं। वही सब चल रहा है। 18वीं लोकसभा में चुनकर आई 74 महिला सदस्य।
पिछली लोकसभा के मुताबिक 78 महिला थी और इस बार लोकसभा के चुनाव में जो पूरी महिलाएं थी वो 74। इस बार देखें थोड़ा इसमें कम गिरावट भी आई है। और आपको पता होगा कि महिलाओं की और ज़्यादा मतलब उनकी और भागीदारी और उनकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पेश किया गया था। आप इससे बता सकते हैं इसे कब पेश किया था और कौन सा संविधान संशोधन का बिल था और इसे किस एक्ट के तहत रखा जाएगा, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ग्रामीण इकोनॉमिक्स सुधारने पर बढ़ सकती है नई सरकार का फोकस। वर्ष 2019 के मुकाबले भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों वाली लोकसभा में 71 सीटों पर मिली है हार। आर्थिक एजेंसी ने कहा ग्रामीण क्षेत्र में संकट को दूर करना होगा, नई सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए। आईआईटी दिल्ली व डीयू की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ी छलांग। अभी हाल ही में क्यूएस की तरफ से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है और यह 2025 के लिए जारी किया गया है। पूरे विश्व में टॉप स्थान पर एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय जो यूएसए की है और यह पहले स्थान पर है। वहीं सेकंड रैंक जिसको मिली वो इंपीरियल कॉलेज लंदन को मिली है। और टॉप 100 में अगर हम देखें तो भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 के अंदर नहीं आती है। वहीं 118वें स्थान पर अगर हम देखें कि भारत की आईआईटी बॉम्बे है और 150वें स्थान पर भारत की दूसरी यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली शामिल है। आईआईटी बॉम्बे जो 31 रैंक ऊपर चढ़कर 118वें स्थान पर पहुंची हुई है। और पिछले वर्ष अगर हम देखेंगे जो आईआईटी बॉम्बे ये 149वें स्थान पर थी, इस बार 118वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अगर हम आप लोग से कुछ इंडेक्स के बारे में पूछें कि मतलब भारत को इसमें क्या स्थिति है, तो अगर आप लोग उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि भारत का भ्रष्टाचार में कौन सा रैंक है, मतलब किस स्थान पे भारत है, और मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, और लैंगिक समानता में भारत की क्या रैंक है, और यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो है उसमें भारत की क्या रैंक है। जैसे हो गए भुखमरी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है और शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। ये सारे कुछ रैंक है, इंडेक्स है इनके, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इससे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। विदेश नीति में निरंतरता का असर। राजनीतिक परिदृश्य पर जनादेश की अलग अलग तरह से व्याख्या हो सकती है, लेकिन विदेश नीति के स्तर पर कुछ खास नहीं बदलेगा। आज का जो ये आर्टिकल लिखा है ये लेखक नई दिल्ली में स्थित अल्बर्ट रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। आज का आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखेंगे भारत में विदेश नीति की भारत की क्या भूमिका है विदेश नीति पे, उसी पे लेके आर्टिकल लिखा है कि मतलब अगर जो नई सरकार बनी है अब उसमें भारत पे विदेश नीति पे भारत का क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसी तरह प्रक्रिया चलेगी कि कुछ इसमें नए चेंजेस भी आएंगे। तो ये लेके बातें आज के आर्टिकल में लिखी है, जिससे आप लोग कमेंट जरूर पढ़िए। और इसे आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी करें, जिससे आप लोग अगर अपने आंसर राइटिंग में इसे इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका आंसर आकर्षित बन जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर से क्षितिज पर उभरे क्षेत्रीय दल। वर्ष 2014 से 2019 के भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था, परंतु दोनों ही बार उसने अपने दम पर बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम इस प्रकार आए हैं कि उसे गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य में इतना अंतर अवश्य आया है कि कई दशकों से बड़े बाद में क्षेत्रीय दलों पर केंद्र में सरकार बनने की निर्भरता भी उभर चुकी है। ₹13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा बाजार पूंजीकरण। बीसीआई की सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मूल्य 408.6 लाख करोड़ रुपए हुआ। निचले स्तर पर खरीदारी का लाभ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक समेत तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर में खरीदारी। बाजार विशेषज्ञ बोले ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी नतीजे वाली आई गिरावट। अक्टूबर से सीधे ग्राहक के खाते में जमा हो जाएंगे शेयर बिक्री के पैसे। सेबी ने जारी किया सूचना। 14 अक्टूबर से लागू होंगे नियम। अभी ब्रोकर के फुल अकाउंट में जमा हो सकता है ग्राहकों का पैसा। बिहार की बड़ी सौगात। नागी और नकटी बड़े वर्ल्ड सेंचुरी रामसर साइट में हुए शामिल। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया ऐलान। दोनों ही सेंचुरी के करीब 844 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होंगे, इसमें शामिल होंगे।
और पूरे रामसर साइट में शामिल होने वाले देश के वेटलैंड की संख्या 82 हो गई है। अगर हम बात करें रामसर साइट की, रामसर साइट यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित जो ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, इसीलिए इसका नाम रामसर साइट रखा गया। और भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व और अर्ध भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। क्या आप लोग बता सकते हैं इससे पहले जो रामसर साइट शामिल हुई थी उसका क्या नाम था? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। गाजा में सैन्य कार्रवाई धीमी होने के बाद अब हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई करेगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अब देश की उत्तरी सीमा पर करेंगे कार्रवाई। लेबनान के कस्बों पर प्रतिबंध, फास्फोरस बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। अगर हम इजराइल को मैप के जैसे देखें तो आइए पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी सीमा। ये इजराइल का आपको यहाँ पास मैप देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मैप में देख रहेंगे तो आपको उसकी जो सीमा लगती है, जो भी बाउंड्रीज अलग कंट्रीज से लगती है, तो उन्हें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं इधर लेबनान है, इधर सीरिया और इधर जॉर्डन, और यहाँ इधर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। इजराइल या अरब में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में आपको लेबनान देखने को मिलेगा, इधर साइड पे ये लेबनान देखने को मिलेगा, और पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है। इधर आपको देखेंगे सीरिया, उधर जॉर्डन देखने को मिल रहा है। और तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र स्थित जो इजिप्ट है उसे इधर ये मिस्र से आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें जो इजराइल है, ये मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति की और इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देश माना जाता है। तो ये रही कुछ इजराइल की सीमा, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जज को फैसले के राजनीतिक असर की समझ होनी जरूरी है, DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं। CGI बोले जज के रूप में 24 वर्ष की राजनीतिक दबाव नहीं पड़ा, और ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में अपने संबोधन में कहा कि चुनाव भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है। इधर आपको खेल से पूरी खबरें मिलेंगी स्पोर्ट्स से। भारत के काम आई रोहित हार्दिक की जोड़ी। अभी आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, और अभी भारत और जो वेस्ट इंडीज के बीच भारत और आयरलैंड के बीच जो नीदरलैंड और भारत के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने काफी अच्छा इसने प्रदर्शन अपना किया था। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ जो खबरें रहती है, जो इतिहास में आपको घटना घटी रहती है, वो सब खबरें यहाँ पास यहाँ रहती हैं, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारत के घातक ट्रेन हादसे में गई 800 से अधिक लोगों की जान। 1981 में आज ही के दिन बिहार में मानसी से सहारा जा रही यात्रियों के खचाखच भरी ट्रेन में 9 से 7 बोगियों एक पुल की बागमती नदी में गिर गई थी। इसमें से 8000 से 2000 लोगों को मरने की अनुमान लगाया जा रहा है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है। अमेरिका में जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक आयरन के लिए बड़ा सबसे पहला पेटेंट। 1882 में आज ही के दिन अमेरिका में हेनरी सीरे ने इलेक्ट्रॉनिक आयरन के लिए पहला पेटेंट प्राप्त किया था। 6.8 किलोग्राम वजनी आयरन में गर्मी पैदा करने के लिए कार्बन आर्क का उपयोग किया गया था। यह असुरक्षित और व्यावसायिक रूप से असफल साबित भी हुआ था। हृदय के लिए बढ़ता तापमान है खतरनाक। वैश्विक स्तर पर 2000 से लेकर 2019 के बीच सालाना 428,900 मौतों का संबंध हीट वेव से है, और अधिक गर्मी के जन्मा सकती है शरीर के थर्मल रेगुलेटरी प्रणाली। नेचुरल जर्मन के प्रकाशित हुआ है यह शोध। इधर आपको मूवी जुड़ी खबर मिलेंगी, इंटरेस्ट तो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। आज का प्रश्न, भारत इनमें से किसका सदस्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है यानी 1 और 3, एशियाई विकास बैंक और कोलंबो प्लान। एशियाई विकास बैंक भारत सदस्य है। एशियाई विकास बैंक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। यह बुनियादी ढांचे के विकास की गरीबी और कमी, अन्य विकास पहलों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत 1966 के बाद में अपनी स्थापना के बाद से ही ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया था।
एक सदस्य के रूप में भारत बैंक की पूंजी में योगदान देता रहा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता रहा। अगर हम कोलंबो योजना की बात करें, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सहयोग और तकनीकी सहायता के माध्यम से एशिया प्रांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और भारत उसी वर्ष उसका सदस्य बन गया था। कोलंबो योजना अपने सदस्य देशों को विकास प्रयासों और समर्थन करने के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसी खबर इस बात होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।